फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बिहार एसआई दरोगा परीक्षा 2024 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। उसी के क्रम में ये जो है हमारा पीवाईक्यू है। तो फ्रेंड्स, जितने सारे क्वेश्चंस जो है आपको बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे, अब तक मैं 1 बाय 1 करके आपको करवा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। आपको बताना है जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है, इसके जब वो यह समय होता है तो सूर्य हमें क्या दिखता है, चपटापन दिखता है। आपको बताना है ये घटना किस के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण। कई बार आपने देखा होगा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, यह जो है आपके अपवर्तन के कारण होता है। कई और परिघटना जो है इसके अपवर्तन से होता है और पूछा भी जाता है। याद रखिएगा, रात में जो तारे टिमटिमाते हैं यह भी इसका अपवर्तन के कारण होता है। और पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है तो यह घटना भी जो है अपवर्तन के कारण होता है। तो कुल 2-3 इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट, आप याद रख सकते हैं। ये तीनों को घुमा फिरा कर हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो यह जो देश था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, बुल्गारिया। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया जो है यह वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। और ऑटोमन साम्राज्य जो है 1914 में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस लगभग आपके ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए। हो सके तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए वीडियोस। अभी से तैयारी में लग जाइए, पोस्ट काफ़ी अच्छी संख्या में आ रही है। तो ऐसे में आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो है बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर जाए आपका। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो टिहरी बांध है आपका, यह आपका भागीरथी और भीलांगना जो है नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह बांध टिहरी जो है गढ़वाल जिला उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? क्या आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है घटती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो एक चीज़ क्लियर हो गया, 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। बात कर ले अगर उसके मरने के बाद किसे सुल्तान बनाया गया या राजा बनाया गया, तो यह थे कृष्णराज तृतीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, 1799 में चतुर्थ आल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उसके बाद मैसूर का राजा कौन बना? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। और यह जो था आपका वाडियार वंश का शासक था, वाडियार वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल को। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, आपको यह बताना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले अगर इसके रासायनिक सूत्र की, तो याद रखिएगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछ ले ये पता नहीं है, इसलिए आपको सभी फैक्ट याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या है यह आपके चौथी अनुसूची के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपके भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। फ्रेंड्स, मैं जब भी मार्केट में आपके लिए जो है किरण पब्लिकेशन का या दीप प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट आ जाए तो मैं ज़रूर करवा दूंगी। और उससे पहले जो जितने सारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप पैटर्न को समझ लें कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो आपको जो है तैयारी करने में, आपकी प्रिपरेशन करने में काफ़ी एक मजबूत पकड़ हो जाएगी। आप अपने तरीके से भी फिर जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब तक मार्केट में कोई अच्छी बुक नहीं आ जाती, मैं प्रैक्टिस सेट, तब तक मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी से समय आपको जो भी 2-3 महीने का समय मिल रहा है आपके लिए इनफ होना चाहिए, अगर आप अच्छे से या सीरियस होकर अगर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? चलिए आंसर सभी को पता होना चाहिए, आई होप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1919 को जो है आपका जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना आपका घटा था। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और यह जलियांवाला बाग जो है आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में। जो बांग्लादेश है 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इससे पहले जो है यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो है पाकिस्तान का भाग था। बात कर ले अगर भारत के मैप की, तो कुछ इस प्रकार से देख लेंगे तो आपका पाकिस्तान इधर है और ये क्या हो गया, ईस्ट होने के कारण, पूर्व होने के कारण ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के रूप में यह जो है था पहले इसकी अवस्थिति थी। तो इस प्रकार से 1971 में जो है एक स्वतंत्र यह राष्ट्र बना था। अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो जर्मन सिल्वर है, नाम सिल्वर है लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें कि तांबा, निकेल व जस्ता पाया जाता है। तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है, लेकिन जो है आपका इसमें सिल्वर नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो एमाइलेज है इसे हम पाचन से संबंध जो है इसका रहता है। मानव शरीर में स्टार्च का जो पाचन है आपका एमाइलेज के द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा, और एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चलिए आंसर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को किसी का भी आंसर पता है, प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं आप लिखा कीजिए, उससे जो है अच्छा लगता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यह आपके पेरुम्बूर जो है में अवस्थित है, चेन्नई के पेरुम्बर में अवस्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है फ्रेंड्स, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1955 को किया गया था। 1955 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल को। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो आपको ऑप्शंस दिया गया है, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा या चंद्रशेखर। तो कौन से ऐसे जो है प्रधानमंत्री जिन्होंने किसी भी राज्य के जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जबकि राज्य के जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। वहीं अगर बात कर ली चरण सिंह की, तो यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह जो है यूपी के जो है मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव जो थे यह आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आपके जो देवेगौड़ा हैं, एच.डी. देवेगौड़ा, यह कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री पहले थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं कार्य किए थे के रूप में। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण जो है किस रूप में कार्य करता है? बताइए। जो क्लोरोजाइलिनॉल है तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण जो है किस रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा, यह जो है एक एंटीसेप्टिक का काम करता है।
एंटीसेप्टिक का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोगाणुरोधक के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका कार्य होता है। अगला सवाल है आपका, कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप आंसर सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यह जो है आपके दूध को दही में परिवर्तित करता है। चलिए अगला सवाल है आपका, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। काफ़ी बार यह सवाल आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के रूप में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है आपका मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में। फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस ज़्यादा टफ भी नहीं है, ना ही ज़्यादा जो है इजी है। अगर आप पहले अच्छे से अपने जो है ऑथेंटिक बुक्स एनसीईआरटी एससीईआरटी को सब पढ़ लें अच्छे से, और फिर जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, इजी वे में आपका निकल जाएगा। तो इसलिए मेहनत अभी से कीजिए, जो है तैयारी अभी से कीजिए, नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा, तब समय काफ़ी कम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर फॉर्म फिलअप वगैरह में आप लग जाइएगा, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। ऐसे सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है यह आपके मुंबई में अवस्थित है, मुंबई सीएसटी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल, आयरन की कमी से क्या होता है। तो आपको पता होगा आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा यानी मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से जो आपको रेखा दिखाई देता है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और यहाँ से कौन सी जो है कौन सा देश है जहाँ से यह रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शंस अगर आप अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स तो इंडिया आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया से क्या गुजरता है, तो आपको पता होगा इंडिया से जो है कर्क रेखा गुजरता है, जो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा जो है यह नहीं गुजरती है भारत से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भाखड़ा नांगल डैम है यह आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर, तो सतलज नदी पर, याद रखिएगा। और भाखड़ा बांध के जो जलाशय का नाम है यह गोविंद सागर है, इसके जो जलाशय का नाम है यह गोविंद सागर है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स जो जोग जलप्रपात है यह आपके श्रावती नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा, श्रावती नदी पर। और यह है कहाँ नदी, श्रावती, तो याद रखिएगा यह कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया था। आपको राइट आंसर बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में जो है वापस लिया गया था। चलिए वापस तो 1922 में लिया गया था, लेकिन अगस्त इसे स्टार्ट कब किया गया था। स्टार्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वहीं जो है इसको वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। तो डेट दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। सवाल देख लेते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में जो है अवस्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में बात कर ले अगर इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का हम उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा नक्काशीदार कांच के लिए हम जो है आपका उपयोग करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। तो यह किया गया है आपके 24वें आपके संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, आपको यह बताना है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक है,
याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमरकंटक है। और यह जो है आपके सोन गंगा की एक जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पूगा घाटी स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो पूगा घाटी फ्रेंड्स याद रखिएगा लद्दाख में स्थित है, और यह जो है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। अगला सवाल है, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था मगध साम्राज्य। कौन सा, मगध का साम्राज्य। याद रखिएगा काफ़ी जो है यह शक्तिशाली महाजनपद बना, और आगे चलकर जो है मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में जो है परिवर्तित हुआ या परिणत हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो जो बंगाल में अमला कहे जाते थे, इसे जो है जमींदार का अधिकारी होता था। ये जमींदार के जो अधिकारी होते थे उसे अमला कहा जाता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्रा नस्ल है किसकी, आपको बताना है। तो मुर्रा जो है यह आपके भैंस की नस्ल मानी जाती है, और यह मुख्यतः हरियाणा और पंजाब से संबंधित है, हरियाणा और पंजाब से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा जो कैबिनेट मिशन में सदस्य थे जो भारत आए थे, कुल 3 लोग आए थे, 3 जन। नाम क्या क्या थे, तो पैंथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनके कारण जो है इसे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा भारतीय लोगों ने इस मिशन का जो है कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय जो है इसी समय जो है लाठीचार्ज हुआ उन पर, और इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। तो बहुत ज़्यादा जो है इस समय जो है भारतीय लोगों का गुस्सा फूटा था। तो याद रखना है क्योंकि इसमें केवल जो है 3 ही सदस्य थे, और तीनों जो थे ब्रिटिश थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ था भारतीयों में। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, यानी भूमि मापा जाता था जिस पद्धति से वह नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आपका जरीब है यह आपके भूमि का वर्गीकरण नहीं था अकबर के काल में, जरीब। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था, चलिए बताइए। तो यह थे आपके 23वां, हमेशा याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, चलिए आप कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी। तो जो आपका BRO था फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। 7 मई 1960 को की गई थी। तो याद रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो अंकलेश्वर जो है यह आपके गुजरात में अवस्थित है। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है, इसलिए काफ़ी फेमस जगह ही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज्य का जो अंतिम शासक था यह थे आपके वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अवध की राजधानी क्या थी तब, तो याद रखिएगा लखनऊ थी, लखनऊ थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, या पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इन जो आपका इस्पात संयंत्रों का जो निर्माण है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला, यह आपके किया गया था फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित करती है। तो आपको बताना है यह कौन सी धातु है। तो यह धातु है आपकी कौन सी, जिंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसका जो है आपका इसको जारी किया जाता है आपका किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी IMF के द्वारा, F के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसे सहभोजिता कहते हैं हम, सहभोजिता
कहते हैं। याद रखिएगा, सहभोजिता में एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन जो भारत है इसमें वनवासी को हम निषाद के नाम से जानते थे, निषाद के नाम से जानते थे। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है? तो यह हो जाएगा आपका कौन सा? पार्थेनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में वह कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो कौन सा जाइलम का भाग नहीं है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो चालनी नलिका है ये आपके जाइलम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। और जो है अगर बात कर ले जाइलम के भागों की, तो वाहिनिका, वाहिका, तंतु तथा क्या है? मृदुतक। तो ये कुछ जो है 4 जो है भाग होते हैं जाइलम में, पार्ट्स होते हैं। तो वहीं चालनी नालिका जो है यह भाग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह क्षेत्र करता है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, क्रैपोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो जो क्रैपोलैक्टम है इसका उपयोग हम करते हैं आपका किसके लिए? तो इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन 6 के लिए निर्माण में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, स्वैथिंगलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो जो स्वैथिंगलिंग कप है यह संबंध रखता है आपका टेबल टेनिस से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो कौन सा जो है आपका वस्तु हड़प्पा के स्थल से स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो यह है आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह है आपका सूती का वस्त्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि आपके मिट्टी के बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा ये सभी जो हैं आपके हड़प्पाकालीन वस्तु माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो कब हुआ था? याद रखिएगा 1950 से 52 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। और किया किसके द्वारा गया था? तो बीबी लाल के द्वारा जो है किया गया था। बीबी लाल के नेतृत्व में 1950 से 52 में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया कहते किसको है फ्रेंड्स? तो निकट दृष्टि दोष को ही जो हम मायोपिया कहते हैं। और इसका जो उपचार है यह आपके अवतल लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। चलिए अगला सवाल, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें भाग पश्चिमी घाट का? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कामेत। क्योंकि कामेत जो है फ्रेंड्स ये आपके पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, यह उत्तराखंड में हिमालय का भाग है, हिमालय का जो है हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? ये मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। तो आपका जो केंद्र सरकार है यह इन्होंने जो है रेल बजट को आम बजट में वर्ष 2017 में मिला दिया था, 2017 में मिला दिया था। देखेंगे अगले सवाल को, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलपुरम की जो है स्थापना की गई थी, नागलपुरम की। अगला सवाल, एक गैस जो CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस कौन सी है आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो प्रतिक्रिया करती है लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करती है। यह गैस है आपका कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न नियम किसके समान है? तो इनको उसी विधि के साथ हटाते हैं जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है तो किससे है? रेशम, रेशम से संबंध है, रेशम उत्पादन से संबंध रहता है सेरीकल्चर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो जो ये आइचोर्निया है इसे आपका जलीय खरपतवार, हानिकारक खरपतवार माना जाता है।
याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? जलकुंभी, जलकुंभी। तो याद रखिएगा दोनों ही नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? तो जो शार्क का सदस्य देश नहीं है यह हो जाएगा आपका ईरान, ऑप्शन सी। शार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। याद रखना है कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। याद रखना है शार्क का जो सदस्य नहीं है यह ईरान नहीं है ऑप्शंस में। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए जो है आपका पाली भाषा का यूज़ किया जाता था। अगला सवाल, अनुचुंबक पदार्थ है तो कौन सा हो जाएगा? चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबक पदार्थ होते हैं यह चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। आगे देख लेते हैं, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह है आपका संकीशा स्तंभ, संकीशा स्तंभ। याद रखिएगा यह आपके जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? याद रखिएगा रेचल कार्सन हो जाएंगे, रेचल कार्सन। चलिए नेक्स्ट है, तिलैया बांध नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है यह आपके बराकर नदी पर जो है अवस्थित है और यह जो है बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी है, यानी ये झारखंड में अवस्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? तो किस जो है आपका एक्ट के द्वारा किया गया था ऐसा? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है आपका कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी के जो जीवनीकार के लेखक हैं यह हैं आपके डी.जी. तेंदुलकर, डी.जी. तेंदुलकर। इस पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा, महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं अगले सवाल को, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता होगा, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल है, नामेरी बाग अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नामेरी बाग अभ्यारण्य है यह आपके असम में अवस्थित है। कहाँ पर? असम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, यह है आपका ऊलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। अगला सवाल है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज डैश विभाग था। तो जो दीवाने अर्ज था इसे हम क्या कहते थे? कौन से विभाग का था? यह सैन्य विभाग का था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य है यह आपके लक्षद्वीप में अवस्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसका नाम, परिवर्तित नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है अब। पहले इसका नाम क्या था? पीटी द्वीप। यह है कहाँ पे? लक्षद्वीप में। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों में से डैश सीटें हासिल होनी चाहिए। तो कुल जो सीट का है 1/10वां जो है हिस्सा प्राप्त होना ही चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो फ्रेंड इस प्रकार से आज के इस सेशन में मैंने इन सवालों को सॉल्व करवाया। कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।